So in the last session we saw how does acceleration due to gravity changes with, मतलब पहले तो हमने acceleration due to gravity का equation derive किया. So you must be remembering कि on the surface of earth it was gm by r square. At height h it was gm upon r plus h square. Then we saw how g varies as you go above the surface of earth. It is r upon r plus h whole square. और अगर हाइट बहुत कम होगा कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ 1 minus 2h by r. This is what you have. And when you talk about depth, so when you go inside earth, gd is 1 minus d by r. तो so far what do you see is, और इस इक्वेशन पे बेस्ड एक ग्राफिकल क्वेश्चन आता है. तो y एक्सिस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लॉटेड होता है और x एक्सिस पे डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ. तो आपको पता होना चाहिए अर्थ के सरफेस से जैसे नीचे जाओगे तो g की वैल्यू कम हो रही है, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी g की वैल्यू चेंज हो रही है, कम हो रही है, बेसिकली इट इज डिक्रीजिंग. ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज टू चेक हाउ द वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अर्थ की सरफेस पे कैसे चेंज होता है, ये हमको देखना है. सो थर्ड इज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, वेरिएशन इन g विथ लैटिट्यूड. अल्टीट्यूड इज हाइट, लैटिट्यूड, अभी लैटिट्यूड क्या बताता हूं, पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लैटिट्यूड. एंड डोंट वरी, वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी बेसिक थिंग दैट यू मे नीड. अगर मेरे पास एक पॉइंट है P, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉइंट P. मैंने आपको पूछा कि P पॉइंट कहाँ पे है, यू विल से ऑन द बोर्ड. यस, इट इज ऑन द बोर्ड. फाइन. व्हेन आई आस्क यू कहाँ पे है, मतलब आई एम आस्किंग यू लोकेशन. जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, सिटी के अंदर आपका घर का एड्रेस कैसे बताते हो, दिस कॉलोनी, दिस हाउस नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. अब अगर आपको किसी आपके रिलेटिव को जो आपकी सिटी से बहुत दूर रहता है उसका एड्रेस बताना है, तो आप क्या बोलते हो, ठीक है आई विल सेंड लोकेशन. हाँ, लोकेशन. तो व्हेन आई से कहाँ पे, मतलब आई एम आस्किंग अबाउट लोकेशन. लोकेशन इस पी पॉइंट का, अगर इस बोर्ड पे आपको उसका लोकेशन बताना है तो सबसे पहला काम आपको ओरिजिन लगेगा, मतलब कहाँ से मेजर कर रहे हैं लोग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइड ओरिजिन, मतलब आप क्या करते हो, आप x और y एक्सिस को पहले सेट करते हो. तो यू टेक सम y एक्सिस, यू टेक सम x एक्सिस, राइट. तो इट इज जस्ट लाइक x एक्सिस में जितना भी डिस्टेंस होगा उसको बोलोगे x कोऑर्डिनेट. फिर यू विल गो अप एंड यू विल से कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो x, y. दिस इज हाउ यू लोकेट. कोई और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, मतलब कहीं और से मेजर किया, हो सकता है मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, तो ये दूसरा रेफरेंस सिस्टम है. सेम पॉइंट दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इमेजिन, उसके लिए दिस विल बी x डैश, राइट, और दिस विल बी y डैश. सेम पॉइंट है तो सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू नो दैट लोकेशन कैसे बताते हैं. क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो हमने लिखा ना लैटिट्यूड टेल्स यू लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब ये जो x, y लिखा था मैंने, दिस x, y इज गुड इन केस जब आपके पास एक पॉइंट एक 2 डायमेंशनल सरफेस पे है. 2 डायमेंशनल सरफेस था ना, ये बोर्ड क्या है, 2 डायमेंशन है, प्लेन है, प्लेन. तो जब एक पॉइंट एक प्लेन पे हो तब x, y हमारे काम का होता है. बट व्हेन यू हैव स्फेरिकल पॉइंट ऑन अ स्फीयर, जब हमारे पास एक स्फीयर है उस पे पॉइंट है, अगर वहां पे आपको लोकेशन बताना है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ. अगर आपको अर्थ पे लोकेशन बताना है, आपका खुद का लोकेशन, यू मस्ट बी नोइंग कि हम समवेयर हियर आते हैं, हम इक्वेटर के ऊपर आते हैं, राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो कितना डिग्री नॉर्थ,
दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। तो आपको अगर अर्थ पे किसी एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो यहाँ पे भी आपको दो कोऑर्डिनेट लगते हैं। एक तो आप इक्वेटर से ऊपर हो या नीचे। अगर आप इक्वेटर से ऊपर हो तो कितना ऊपर हो, मतलब हाउ मेनी डिग्रीज नॉर्थ। आवर सिटी इज 20 डिग्री समथिंग समथिंग नॉर्थ, वी आर 20 डिग्री अबोव इक्वेटर, राइट। और एक होता है ईस्ट या वेस्ट, राइट। यू मस्ट बी नोइंग, हमें ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं क्योंकि हम ये लाइन कौन सा पता है, ग्रीनविच मेरिडियन, ओके। तो दिस चेक व्हाट इज दिस लाइन, घर पे जाके चेक करो इक्वेटर से कितना ऊपर कितना नीचे, मतलब टू द नॉर्थ और टू द साउथ। और एक लाइन है यहां से ईस्ट में होंगे तो सम डिग्रीज ईस्ट, हम ईस्ट में आते हैं इसलिए हम बोलते हैं ईस्टर्न कंट्रीज। यूएस ये सब वो वेस्ट में आते हैं तो उसको उनको बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। जो इक्वेटर से नीचे आते हैं तो साउदर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल। जो ऊपर जाते हैं तो नॉर्दर्न कंट्रीज आर कंट्रीज इन द नॉर्थ। तो यू नीड टू नो that you use longitude and latitude to specify location of a point on the surface of earth। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अब, क्योंकि एज यू नो अभी तक हम ये देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे, अब तक हम ये देख रहे थे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जाओ तो जी की वैल्यू कम होती है, अर्थ के सरफेस से नीचे जाओ तो भी जी की वैल्यू कम होती है। So value of G goes on decreasing as you go above the surface of Earth or below the surface of Earth. But in reality, when you move along the surface of Earth, तो फिर भी चेंज होती है। तो जो 9.8 आप लिखते हो ये होती है वैल्यू एट पोल, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल। तो इट डिपेंड्स, द वैल्यू ऑफ G डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड। तो मान लो इमेजिन वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ये एक पॉइंट पे है, इस पॉइंट का नाम बोल देता हूं मैं P। सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m एंड इट इज लोकेटेड एट सम पॉइंट P। अगर अर्थ रोटेट नहीं हो रहा होता तो इस केस में इस मास पे, कौन से मास पे, ऑब्जेक्ट पे स्मॉल m पे एक ही फोर्स लगता, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और इसको आप बोलते हो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg। सो दिस इज द फोर्स mg विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एंड बाय द वे ये जो लाइन है, कौन सा लाइन, सेंटर से सरफेस तक, इसको बोलते हो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ r। रेडियस ऑफ अर्थ ने इस लाइन में जितना एंगल बनाया विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, इसको आप बोलते हो लैटिट्यूड। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारे सिटी का लैटिट्यूड है 20 डिग्रीज एंड समथिंग समथिंग। जो सिटी हमारे सिटी से ऊपर आते हैं जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौदा, भोपाल एंड देन दिल्ली, ये सारे के सारे 20 डिग्री से ज्यादा पे होते हैं, राइट। गुड, देन इज दिस क्लियर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए बेसिक। अब ऑफ कोर्स अर्थ इज रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट हो रहा है तो हम, मतलब ये पॉइंट, हम भी वो पॉइंट जैसे ही ना, हमारा भी मास है, हम भी कहां पे, अर्थ के सरफेस पे। तो ईच object on the surface of earth is performing circular motion, knowingly or unknowingly, हमको पता है नहीं पता, it doesn't matter, but what we are doing is performing circular motion, correct। क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ रोटेट होगा तो ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस स्मॉल r। इसको मैं बोलता हूं स्मॉल r, रेडियस ऑफ अर्थ सर्कुलर मोशन इज स्मॉल r। ये आ गया छोटा r, स्मॉल r। और आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो उस पे एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल विच इज अवे, विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। तो ये आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर अर्थ रोटेट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लगता mg towards the center, but because earth is rotating there are two forces, mg and centrifugal। और 11 का बेसिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स, जब दो फोर्सेस, दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो तो रिजल्टेंट इज अलोंग डायगोनल। मतलब अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, मेरे पास दूसरा ये वेक्टर है,
ओके तो अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है और दूसरा एक वेक्टर है, इसको मैं नाम देता हूं बी बार, इसको बोलता हूं ए बार, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वो भी सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो होता है अलोंग द डायगोनल। अब ये अलोंग डायगोनल मतलब क्या? मतलब ये कि पहले आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया, अब इसका जो डायगोनल होगा दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बार एंड बी बार। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो भी मास है उस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक है mg, दूसरा है f एंड बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल। मान लो डायगोनल इज समवेयर ओवर हियर, इमेजिन। ओके अब बोलोगे ऐसा कैसा है इधर, जहां भी आएगा। ओके आई एम नॉट कंप्लीटिंग द डायगोनल, मे बी इट इज हियर, मे बी इट इज हियर, मे बी इट इज हियर, इमेजिन ये डायगोनल है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके तो ये जो फोर्स होगा ये रिजल्टेंट है किसका? mg का और सेंट्रीफ्यूगल का, इसको मैं बोलता हूं mg थीटा। Why g theta? Because g theta is acceleration due to gravity at an angle theta, मतलब at an latitude theta। जैसे आप gh लिखते हो acceleration due to gravity at height h, जैसे आप gd लिखते हो acceleration due to gravity at depth d, वैसे ही आप g theta लिख रहे हो acceleration due to gravity at latitude theta। क्लियर यहां तक? गुड। अब we have to go through derivation, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज जेई नीट में हम डेरिवेशंस करते नहीं है, लेकिन मे बी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स लगे, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। डू यू रिमेम्बर? आपको ये याद होना चाहिए अगर आपके पास ए बार और बी बार दो फोर्सेस है तो रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta, where theta is the angle between a bar and b bar। अब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं और मैं फोर्सेस को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। एक फोर्स है यहाँ पे mg, दूसरा फोर्स है यहाँ पे कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल एंड हियर यू हैव mg एंड ये है वो रेडियस का लाइन। ओके ये लाइन है, यहाँ पे कोई फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाइन है, करेक्ट। और इफ यू सी दिस एंगल इज थीटा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आएगा थीटा। क्यों? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। वेरी गुड। और ये जो दो फोर्सेस है कौन से? सेंट्रीफ्यूगल और mg, इन दोनों में एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना था? 180, तो ये आ गया 180 माइनस थीटा। दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना था। रिजल्टेंट फोर्स इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमको किसका रिजल्टेंट निकालना है? mg का और fcf का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। और आपको अभी अभी मैंने बताया कि इसका रिजल्टेंट है समवेयर ओवर हियर। ओके आई डोंट नो हियर और हियर, जहां भी होगा wherever it is, so you need to pay attention। this is mg theta, ये है रिजल्टेंट। तो मुझे रिजल्टेंट, एक काम करता हूं मैं स्क्वायर हटा देता हूं और मैं लिख देता हूं r का स्क्वायर, मतलब मुझे रिजल्टेंट कौन है? mg थीटा, तो मुझे mg थीटा का स्क्वायर मिल जाएगा। रिजल्टेंट इज mg थीटा। ओके व्हाट इज ए फोर्स? ए मतलब पहला फोर्स कौन सा है? mg, तो पहला फोर्स है mg इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस बी कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mg fcf cos ऑफ थीटा मत लिखना 180 माइनस थीटा, क्योंकि cos ऑफ थीटा और cos ऑफ 180 माइनस थीटा ये सेम नहीं आते हैं, राइट? हाँ तो ध्यान दो उस पे, अदरवाइज गए। देन व्हाट यू नीड टू नो इज, आपको पता होना चाहिए कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। अब जिनको मैथ्स जिनका नहीं है या जिनके बेसिक्स नहीं है
तो वी विल स्पेंड सम टाइम इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। मैं अभी आपको क्विकली बता देता हूं। देन ऐसा है, व्हाट यू हैव इज गुड, फाइन। सो व्हाट वी हैव इज दिस, व्हाट यू शुड नो, और आपको पता ही होगा बिकॉज ऑल ऑफ यू ऐड शुगर टू कॉफी। आई होप नन ऑफ यू ड्रिंक कॉफी विदाउट शुगर। Add all positive, sin positive, tan positive, cos positive। तो ये 4 क्वाड्रेंट है आपके पास, और आपको पता है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है। अब सिर्फ एक बेसिक चीज याद रखना, आपके पास कभी भी ऐसा कुछ केस आएगा, साइन ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा जो भी आएगा वो, या फिर साइन ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा जो भी आएगा वो, राइट। प्लस या माइनस देखते हैं बाद में। ऐसा भी आ सकता है 3π/2 प्लस थीटा, ऐसा भी आ सकता है 5π/2 प्लस थीटा, ऐसा भी आ सकता है 7π/2 प्लस थीटा। तो जैसे ही बाय 2 दिखा ना, तो साइन का कॉस, राइट। और यहाँ पे नीचे 2 है क्या? नहीं, तो साइन का साइन, करेक्ट। नीचे 2 आया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, उल्टा, tan का कॉट, कॉट का tan। तो ये याद रखो, गुड। अब चेक करो ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल कौन था? ये था π/2 मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में हो? ओरिजिनल फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है क्या? हाँ, तो फिर ये प्लस लिखोगे। अगर इसकी जगह पे cos ऑफ π/2 प्लस थीटा होता, माइनस साइन थीटा, गुड। और यहाँ पे एज आई टोल्ड यू साइन का साइन, क्योंकि यहाँ क्या है? पाई है, पाई प्लस थीटा है। थर्ड क्वाड्रेंट में गए क्योंकि पाई 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में यस tan पॉजिटिव मतलब साइन आएगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा होता, तो यू आर स्टिल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फिर क्या लिखते? प्लस लिखते। सेम इज ट्रू फॉर कॉस ऑल्सो। अब मैं कॉस की बात कर रहा था, तो मैं कॉस का बता के खत्म करता हूं, देन वी विल गो टू ग्रेविटेशन। कॉस ऑफ 180 मतलब पाई माइनस थीटा। मैंने क्या बोला? पाई अगर दिखा, कॉस 180 मतलब पाई दिखा तो कॉस का कॉस रहेगा, करेक्ट। 180 माइनस थीटा, यू आर इन द, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नॉट पॉजिटिव, तो माइनस cos theta, तो minus cos theta, तो that is how you get here minus cos theta, good। अब और एक चीज पता होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 3 फॉर्मूला है, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mr ओमेगा स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, what you get is mg theta का स्क्वायर इक्वल टू mg स्क्वायर प्लस mr ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2mg mr ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस कॉस थीटा था, तो ये माइनस कॉस थीटा था, तो माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर यहां तक? यस, गुड। अब एक काम करेंगे, अब अगर आप सेकेंड टर्म पे फोकस करोगे, सेकेंड टर्म का स्क्वायर था, राइट। तो स्क्वायर करने के बाद व्हाट यू विल गेट इज m स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ रोटेशन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? मास पे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ऑब्जेक्ट क्यों रोटेट हुआ, क्यों रिवॉल्व हुआ, सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है। तो जितना अर्थ का रोटेशन स्पीड होगा, उतना ही तो इसका स्पीड होगा ना। हाँ, क्योंकि देयर कैन बी अनदर केस आल्सो, ऐसा भी हो सकता है कि हम भागते जा रहे हैं, वी आर रनिंग, तो उस केस में मास का रोटेशन स्पीड विल बी ओमेगा प्लस द स्पीड ऑफ द रनिंग पर्सन, ह्यूमन, जो भी होगा वो, राइट। बट यहाँ पे हम अज्यूम क्या किए? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में स्पीड
is equal to speed of Earth's rotation. So you should know omega is 2 pi by time period or time period of Earth's rotation. Good, right? Time period of Earth's rotation. Time period of Earth's rotation. मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 365 लिख देते हैं यहाँ पे. 24 hours, one round. Your one round Earth का एक rotation 24 hours. तो 2 pi upon 24 into 60 into 60. 24 hours in a day, 60 minutes in each hour, 60 seconds in each minute. करेक्ट. इसको पूरा सॉल्व करोगे, वैसे रफली तो पता होना चाहिए 86,400, राइट. आपको ये पता होना चाहिए. रफली मैं इसको 10 पावर -4 मान के चलता हूँ. कैसे, क्यों? क्योंकि आपने बताया मुझे 86,400 बराबर. ओके, ऊपर है 2 पाई, 2 इंटू पाई मतलब अराउंड 6.5 और अपॉन ये 86,400, राइट. ये पूरा सॉल्व करोगे ना अगर आप, तो रफली आपको मिलता है 10 पावर -4. 10 पावर -4 पूरा सॉल्व करने के बाद मिलेगा. करके देखना, मिल जाएगा ये रफली. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 पावर -4. तो ओमेगा मतलब 10 पावर -4 आ गया. अब व्हाट यू कैन डू इज, अब दूसरी टर्म में ओमेगा रेज टू 4 है. ओमेगा रेज टू 4 करूंगा तो क्या आएगा, 10 पावर -4 रेज टू -4 16. और थर्ड टर्म में ओमेगा का स्क्वायर है. ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 10 पावर -8. तो डू यू सी कि ओमेगा रेज टू 4 इज वेरी लेस देन ओमेगा स्क्वायर. इसका मतलब सेकेंड टर्म कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपेरिजन विद द थर्ड टर्म, क्योंकि ओमेगा रेज टू 4 बहुत छोटा है. 10 पावर -16, 0.00015 जीरो लिखो, फिर 1 लिखो, तो वेरी स्मॉल. तो निग्लेक्ट कर दो. निग्लेक्ट कर दिया, और निग्लेक्ट हमेशा इन कंपैरिजन होता है. अगर थर्ड टर्म होता ही नहीं फिर निग्लेक्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट निग्लेक्ट इफ यू डोंट हैव थर्ड टर्म, ये याद रखना. गुड. देन व्हाट यू हैव इज, इसके आगे क्या होगा, सिंपल. व्हाट यू हैड वाज mg थीटा का स्क्वायर इक्वल टू mg स्क्वायर माइनस 2m into m स्क्वायर, 2m स्क्वायर g और r और ओमेगा स्क्वायर और cos थीटा. अब what you can do is look at this diagram. ओके, अब हम ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा सा. Then I will draw a line from here to here. Good. तो do you see it becomes a right angle triangle? Yes. उसमें ये वाला एंगल था थीटा. What is sin theta? Opposite upon. What is cos theta? Very good. Cos theta. Adjacent is r and hypotenuse is radius of earth. तो small r by capital R. तो small r is capital R cos theta. ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो मिल गया आपको. अब एक काम और करता हूँ मैं इसको इंडिविजुअल स्क्वायर कर लेता हूँ. m स्क्वायर g थीटा स्क्वायर, m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर g, छोटा r बाद में लिखते हैं. इट इज कैपिटल R cos थीटा और एक cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा. करेक्ट. अब ऐसा करो, व्हाट यू कैन डू इज दोनों टर्म में से m स्क्वायर जी स्क्वायर को कॉमन निकाल लो. 1 माइनस ये तो कॉमन निकल गया, 2 m स्क्वायर कॉमन निकल गया, ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा. लेकिन हमने जी स्क्वायर कॉमन निकाला था जी, यहाँ पे हमने क्या कॉमन निकाल लिया, मेरे पास जब जी था तो मैं जी स्क्वायर कॉमन कैसे निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकते ना, तो डिवाइड बाय जी करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको बोलते हैं सिंपल एडजस्टमेंट करना. जिनको अभी भी नहीं समझ में आया ना, टेंशन मत लो. m स्क्वायर जी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो, पहला टर्म मिल गया. यस, राइट. इसको दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करो, ऊपर जी स्क्वायर नीचे जी, एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली जी. तो वापस से आपको जो टर्म था वही मिल जाएगा. दिस इज व्हाट यू विल गेट. अब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे m स्क्वायर को
कैंसल करना था, और मैंने ये इसके लिए भी किया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे लेना है रूट। तो जब मैं रूट लूंगा, एम स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल हो गया, मैं रूट लूंगा तो ये 2 यहां से गया, ये 2 यहां से भी गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे आप लिखोगे रेज टू हाफ, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने कल ही बताया था आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इस केस में, यही टर्म लेना है, ये जो हाफ है इसको यहां से उतारना है और दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और ये कैंसल हो गया। तो आपको मिल गया जी थीटा इक्वल टू जी 1 माइनस क्या, ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। तो जी थीटा इक्वल टू जी इंटू 1 इज जी, ये जी और ये जी कैंसल, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिल गया आपको वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड। गुड। अगर आप इक्वेटर की बात कर रहे हो, इक्वेटर की बात करना मतलब वो जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वेटर पे अगर है, याद रखना इक्वेटर पे हम लैटिट्यूड कहां से मेजर करते हैं, इक्वेटर से। अगर हम लैटिट्यूड इक्वेटर से मेजर करते हैं और वो पॉइंट खुद, ये पॉइंट खुद मैं इक्वेटर पे ले आया, इफ आई टेक दिस ऑन द इक्वेटर, राइट, इफ आई ब्रिंग दिस पॉइंट एट द इक्वेटर, व्हाट इज थीटा, 0, लैटिट्यूड 0 हो जाएगा। ओके, तो ये पता होना चाहिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1, if object is at equator, इसका मतलब थीटा इज 0, लैटिट्यूड इज 0, तो g at equator, g थीटा की जगह क्या दोगे, g at equator। ओके, then what we will do is, in this case, just a minute, what we can do here is, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 इज 1, तो g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो डू यू सी g में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब इक्वेटर पे वैल्यू कम है। अगर मैं अब पोल्स की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट पोल्स, नंबर 2, इफ ऑब्जेक्ट इज एट पोल, इज एट पोल, पोल पे मतलब बेसिकली व्हाट यू कैन सी इज, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो एंगल इज 90 मतलब थीटा की वैल्यू 90, तो g एट पोल विल बी g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, बट कॉस एंड इज 0, तो gp इक्वल टू g, तो 9.8, तो जो 9.8 आप लिखते हो कौन सी वैल्यू होती है, पोलर वैल्यू ऑफ g एट द पोल्स। अब एक क्वेश्चन आया था नीट में, क्वेश्चन वाज व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर एंड एट पोल, राइट। तो ये इक्वेशन दिख रहा है हमको, g माइनस जी इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बट g क्या है, gp, हाँ तो हो गया, राइट। अब इस टर्म को, ये जो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर जीपी माइनस जी, तो व्हाट इज द आंसर, डन। तो दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जाम, व्हाट इज सो डिफिकल्ट, राइट। अब लास्ट केस, वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ अर्थ, विथ शेप ऑफ अर्थ, ओके। सो द आइडिया हियर इज, आपको पता है, मैंने कल भी बताया था कि हम अर्थ को स्फीयर मानते हैं, लेकिन अर्थ स्फीयर होता नहीं है, अर्थ इज एलिप्सॉइड, सो इट इज लिटिल flattened at the poles and bulged at the equator, इक्वेटर पे बल्ज है और पोल्स पे फ्लैटेंड है, तो ये जो रेडियस है कौन सा, इक्वेटोरियल रेडियस इज लिटिल
more compared to polar radius. So you should know this, radius at the pole is less. तो ये आपको पता होना चाहिए. Just a minute, थोड़ा सा इसको और ऐसा दिखाता हूँ. Good. Now this is polar radius RP and this is RE, and you already know that RE is greater than RP. Okay. What you know is, आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या था फॉर्मूला? G इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर. अगर मैं इक्वेटर पे फाइंड कर रहा हूं तो RE का स्क्वायर. अगर मैं पोल्स पे बात कर रहा हूं तो GM अपॉन RP स्क्वायर. मैं अगर दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो GE बाय GP अगर डिवाइड करते हैं तो GM अपॉन RE स्क्वायर अपॉन GM अपॉन RP स्क्वायर. कैंसल कैंसल, तो ये आ जाएगा RP बाय RE का स्क्वायर. तो ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है आपके पास? GE अपॉन GP. दिस इज acceleration due to gravity at equator of Earth, and this is at pole of Earth. ये नहीं तो बोलोगे at Earth and at other planet. We are still on Earth. We have not went to any other planet. Okay, तो ये RP by RE का square. But wait a minute, you just said कि ये polar radius is less than equatorial radius. मतलब polar radius upon equatorial radius is less than 1. आपको पता है कोई भी नंबर लेस देन 1 हो तो उसका स्क्वायर भी लेस देन 1 होता है. यू शुड नो दिस. तो अगर RP बाय RE लेस देन 1 है तो RP बाय RE का स्क्वायर भी लेस देन 1. मतलब यार जो आपने लिखा है ना ऊपर, क्या लिखा है? GE बाय GP इक्वल टू RP बाय RE स्क्वायर, बट दिस इज लेस देन 1, तो लेस देन 1. इसका मतलब GE इज लेस देन GP. मतलब वैल्यू ऑफ G एट पोल्स इज ग्रेटर देन इक्वेटर. अब एक क्वेश्चन आया था, मतलब नॉट इन एग्जाम, स्टूडेंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फॉर्मूला लैटिट्यूड एंड विथ शेप. क्योंकि यहाँ पे भी हमने वही बोला कि पोल पे वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है. यहाँ पे भी तो हम वही बोल रहे हैं, पोल पे वैल्यू ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज, it's not about size, it's about यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लोकेशन के हिसाब से G की वैल्यू चेंज होती है. ऑब्जेक्ट कैन बी एट इक्वेटर, कैन बी एट पोल, कैन बी इन बिटवीन एनीवेयर. हियर वैल्यू ऑफ G चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आप जहां चाहो वहां रख दो, राइट? इक्वेटर पे रखो, उसके थोड़ा ऊपर रखो, उसके और ऊपर रखो, या पोल पे रखो. इट हैज नथिंग टू डू विथ शेप. और in this case you have only two positions which you are comparing, एक तो इक्वेटर एक तो पोल. हमने न्यूटन बात की क्या? नहीं. तो this formula, मतलब this particular information is only from 2 points. एक है इक्वेटोरियल, एक है पोल. That's it. It has nothing to do with location of object. Good. Then clear यहाँ तक? So next thing that you should know in gravitation is, तो ये वेरिएशन ऑफ G का केस खत्म हो गया. अब अगला जो टॉपिक आपको पता होना चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो हम पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे क्या होता है. We will first go through what is gravitational potential energy, then we will define what is gravitational potential. And remember, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी साथ में होना चाहिए. आप समझेगा क्यों, बट जस्ट टू टेल यू, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स अगर आपको याद होगा तो वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ग्रेविटेशन में फोर्स अगर याद होगा तो प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर, राइट? और अगर आप देखोगे यू विल सी कि फॉर्मूलाज आल्सो टर्न आउट टू बी वेरी सिमिलर. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद होगा तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. नहीं, फोर्स बन जाएगा ना वो.
याद कैसे रखते हो वो पहले चलो, ओके मुझे वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो इन टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है फोर्स, किसमें, दो चार्जेस में, राइट। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिस्टम का होता है, एक चार्ज का हो नहीं सकता। सिस्टम कम से कम दो चाहिए, कम से कम दो चाहिए। क्यों, बाद में देखेंगे। अब विल नॉट गो इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ इन डेप्थ। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये चार चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक सिंगल चार्ज का होता है एट अ गिवन पॉइंट। एनी चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड, मतलब क्या, एनी चार्ज, हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे दूसरा चार्ज आया तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला आपको, मैंने अभी अभी ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज का होता है, तो एक ही चार्ज दिखेगा, दूसरा नहीं, अपॉन आर स्क्वायर, राइट। फोर्स में दो चार्जेस, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में दो चार्जेस, डिनोमिनेटर में आर। और पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज का होता है वैसे पोटेंशियल भी एक चार्ज का होता है, तो Q1 बाय आर। देखो ऐसे दो फॉर्मूलाज है जिसमें Q1 Q2 है, ऐसे दो फॉर्मूलाज है जिसमें नीचे आर स्क्वायर है, ऐसे दो फॉर्मूलाज है जिसमें सिर्फ एक ही चार्ज है, और ऐसे दो फॉर्मूला है जिसमें नीचे सिर्फ आर। ये याद रखना। जैसे आप यहाँ पे फोर्स बोलते हो, वैसे ही ग्रेविटेशन में भी फोर्स होता है, सेम सेम वे। m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया, वैसे ही आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करते हो, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस। जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, के की जगह पे जी, सोर्स चार्ज की जगह पे सोर्स मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जी Q1 Q2 की जगह पे M1 M2 अपॉन आर, स्क्वायर मत करना, और विद अ माइनस साइन। माइनस साइन टेल्स यू दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव। गुड, हम डिराइव करने वाले हैं, डोंट वरी, विल डिराइव दिस। और थ्योरी के 3 से 4 लेक्चर लगते हैं, वी हैव टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया, यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, के की जगह पे माइनस 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 जी M1 बाय, गुड। अब ये दिमाग में फिट बैठ जाएगा। वापस मैं बता रहा हूं, जब आप जेई नीट की प्रिपरेशन करोगे, अगर टाइम बचाना है, और यू विल सी, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, क्वेश्चन भी सेम तरीके से सॉल्व होते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप। तो इफ यू वांट टू स्कोर गुड, स्टडी दिस पैरेलली, दोनों साथ साथ, एक के बाद एक भी चलेगा। डन। अब हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं? सो व्हाट यू डू इज, सबसे पहले, और एक चीज है, थोड़ा मे भी थोड़ा सा हेवी हो बट ठीक है, ओके। वैसे तो हेवी बहुत सारा फूड भी होता है, फिर भी खाते हैं ना हम लोग, खाना पड़ेगा ये भी। तो ऐसा है, you need to know one thing, throughout 2 years of physics, 11th and 12th, जहां जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ये वर्ड सुनोगे, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन। हर एक जगह पे इट कम्स फ्रॉम वर्क डन। एग्जांपल, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था, तो यू स्टार्ट विथ सेइंग, आप यहां से स्टार्ट करते हो, आप बोलते हो कि हमारे पास एक चार्ज है, कहां पे है, इंफिनिटी पे है, उस चार्ज को मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लाना चाहता हूं, राइट। और हम गए, हम लेके आ गए, नो वर्क इज डन। क्यों? क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने इसलिए बोला कि सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि ये जो वर्क डन हुआ ही नहीं, एनर्जी लगा ही नहीं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगा। अब
पहले चार्ज को लाने में एब्सोल्युटली नो वर्क इज डन। दूसरे चार्ज को अप्लाई, कहां से लाए, इन्फिनिटी से लाए, कहां रखना है, डी पॉइंट पे रखना है, राइट। अब ये जो दूसरा चार्ज था Q2 ये भी पॉजिटिव और Q1 भी पॉजिटिव, तो देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब ये जो पहला चार्ज है वो अपोज करेगा, राइट राइट। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ऐसा है ये जो बी पॉइंट था वहां पे कोई चार्ज नहीं है, उसी पॉइंट है, लोकेशन है, लोकेशन एम्प्टी लोकेशन, और ये बी जो लोकेशन है ये Q1 के फील्ड में, राइट। तो यहाँ का डॉन कौन, वेरी गुड। तो वो क्या बोलेगा, नहीं, मेरा एरिया है, राइट। तो इसको अगर अपना बोलते हैं ना वर्चस्व, if this charge wants to come here, there is strong opposition from Q1, so what you understand, work is done, but work is a form of energy which can neither be created nor be destroyed. कहाँ गया, stored, कहाँ store हुआ, in the configuration, single charge में नहीं, it is stored in this system of charges, इन दोनों में store हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का, सिंगल मास का नहीं होता है, इट इज ऑलवेज ऑफ सिस्टम, सिस्टम में कम से कम दो, राइट। तो अब सिमिलर वे में ग्रेविटेशन में भी जो भी वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो यहाँ था मतलब वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे था विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। Okay, you have this situation where you have an object at initial point, let us say A. The initial distance from the center of Earth is r initial. अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको इसको लेके जाना है न्यू पोजीशन पे, राइट। न्यू पोजीशन पे लेके जाना है आपको, you have to take this to a new position B, r final, राइट। हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका मास था m, राइट, और अर्थ का मास था कैपिटल M और अर्थ का रेडियस था कैपिटल R। इस ऑब्जेक्ट पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज डाउनवर्ड्स, और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन यू विल नीड। तो याद रखना सेंटर से ऊपर, मतलब सेंटर से सरफेस की तरफ डायरेक्शन होता है आर कैप, तो नीचे होता है माइनस आर कैप, राइट। तो अब ये ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इट हैज टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क हैज टू बी डन। और जब हम ए से बी लेके जाते हैं ना, तो यू कैन इमेजिन कि ए से बी जब ले जा रहे हो तो पहले स्मॉल स्टेप लिया होगा डी आर, और एक स्मॉल स्टेप लिया होगा डी आर, ऐसे स्मॉल स्टेप लेते लेते आप ए से कहां गए, बी पे। यहां तक क्लियर? यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? नहीं, इट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो वर्क डन in moving mass from A through a small displacement dr is minus fg bar dot dr bar। और dw क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और माइनस क्यों लिखा, फोर्स नीचे था डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो अपोजिटली डायरेक्टेड है तो नेगेटिव लिखा जाता है। क्लियर यहां तक? और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G mass of earth, mass of object upon distance का स्क्वायर। ये लिखा वेक्टर, वहां लिखा स्केलर, चलेगा क्या? नहीं, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे है, नीचे, तो डायरेक्शन आएगा माइनस आर कैप। क्लियर? डायरेक्शन फोर्स नीचे है ना, नीचे मतलब सेंटर, लेकिन सेंटर की तरफ वेक्टर कौन सा है, माइनस आर कैप, तो माइनस और आर कैप ये सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m r स्क्वायर r कैप डॉट dr बार, माइनस वेरी गुड, प्लस। तो कुछ बुक में डायरेक्ट लिख दिया, कहां से आया कुछ बताया नहीं, पता होना चाहिए कहां से आया।
You should know this. Minus minus plus GMM R square R cap dot dr bar. Do you remember A bar dot B bar? AB cos theta. तो R cap dot dr bar is magnitude of R cap, magnitude of dr bar, and cosine of angle between R cap and dr bar. मुझे बताओ R cap कहाँ है? ऊपर है, करेक्ट. dr bar कहाँ है? वो भी तो ऊपर ही है. एंगल कितना? 0, क्योंकि R कैप भी ऊपर, dr बार भी ऊपर, तो एंगल इज 0. अगर एंगल 0 तो cos ऑफ 0 1. और R कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, उसका लेंथ कितना? 1. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. तो क्या मिल गया आपको? R कैप डॉट dr बार, जस्ट dr. तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हाट यू गेट इज वर्क डन इक्वल टू GMM R स्क्वायर dr. राइट, क्लियर? ये तो हो गया वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. पर हमको फाइनली कहां ले जाना है? ए से बी. तो ए से बी जब जा रहे हो तो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो. हर बार वर्क डन हो रहा है कितना? dw. तो टोटल वर्क डन कितना होगा? इंटीग्रेशन. टोटल वर्क डन कहां से कहां ले गए? ए से बी. हर बार क्या हुआ? वर्क डन. और अब dw क्या है? g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर. इनिशियल ए का इनिशियल पोजीशन ri और b का rf. तो क्या लिखोगे आप? a की जगह पे r इनिशियल r फाइनल. जो कांस्टेंट है उसका काम इंटीग्रेशन के बाहर होता है. 1/r स्क्वायर dr. जिसको पता है, ठीक, जिनको पता है व्हाट इज 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, -1/r. जिनको नहीं पता, you should know integration of r raised to n dr is r raised to n plus 1 upon n plus 1. अब मेरे पास अगर 1/r स्क्वायर होगा तो मैं r raised to -2 लिखूंगा. तो मैं लिखूंगा r, n की वैल्यू क्या आ गई? -2 plus 1 upon -2 plus 1. क्या आ गया ये? -1. और ये -1, तो -1/r. तो मैंने यही बताया -1/r होता है, -1/r होता है. तो ये आ जाएगा वर्क डन GMM -1/r. कहां से? इनिशियल से फाइनल. मुझे थोड़ा सा ये नेगेटिव साइन से एलर्जी है. अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लिखना चाहते हो तो लिमिट्स को उल्टा कर दो. तो टेक दिस r फाइनल हियर एंड r इनिशियल देयर. राइट, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हो ही जाएगा. फिर अभी क्या करते हैं? अपर लिमिट डालते हैं. मतलब r की जगह पे अपर लिमिट माइनस r की जगह पे लोअर लिमिट. तो g कैपिटल M स्मॉल m 1/r इनिशियल -1/r फाइनल. इज दिस क्लियर? अब ये वर्क डन है. वर्क डन क्या है? एनर्जी है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो कहां जाएगा? स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, मिल गया फॉर्मूला, GMM 1/r इनिशियल -1/r फाइनल. गुड. तो इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे.